ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जुम्मे के पेश नजर श्रीनगर के कई इलाकों में फिर से बंदिशें आयद कर दी गई है। खारदार तारों के जरिए हसास मकामात पर दाखिले और खारिज होने की इजाजत नहीं है। वहीं नज़्म-ओ-नस्क को बनाए रखने के लिए भारी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। दुकानें, तिजारती मराकज और तालीमी इदारे बंद है, जबकि कुछ इलाकों में निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त देखी जा रही है। वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोड से गायब है। श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट बराह रास्त हमसे जुड़े हुए हैं। परवेज, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त जुम्मे के दिन और खासतौर से इस मौके पर सिक्योरिटी के क्या कुछ बंदोबस्त है और सूरत हाल श्रीनगर में और खासतौर से डाउनटाउन में कैसे देखने को मिल रहे हैं? जी मुनज़्ज़ा, अगर आज के दिन के हवाले से हम बात करें तो आज जुम्मा है, तो ज़ाहिरी तौर पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको अलर्ट पे रखा गया है। ख़ासतौर जो हसास मकामात है यहाँ पे, अगर हम डाउन की बात करें, जामिया मस्जिद का इर्द गिर्द का जो इलाका है, या श्रीनगर के मज़ाफ़ात में जो सोवरा का इलाका है, या आंचार साइड्स है, या 90 फीट का इलाका है, इन जगहों पे सिक्योरिटी फोर्सेस को काफ़ी अलर्ट पे रखा गया है और बंदिशें भी सख्त आयद की गई हैं इन इलाकों में। सरकार को खदशा था कि शायद जुम्मा की नमाज के बाद कुछ गड़बड़ी के इम्कानात थे, तो इस वजह से जो बंदिशें आयद कर दी गई थी। तो दूसरी ओर अगर हम बात करें जामिया मस्जिद, जो मरकज़ी जामिया मस्जिद यहाँ पे है नौहट्टा में, वहाँ पे आज नमाज अदा नहीं हो पाई और जो छोटी छोटी मसाजिद है इर्द गिर्द में, वहाँ पे ही नमाज को पढ़ने की इजाज़त दी गई। और ताहम हमने देखा कि अगर यहाँ लाल चौक या TRC के इलाका हम देखें, TRC मस्जिद की हम बात करें, तो वहाँ पर भी नमाज अच्छी खासी तरीके से हुई। ताहम मरकज़ी जामिया मस्जिद जो है वहाँ पर नमाज अदा नहीं हो पाई। अगर माहौल के हवाले से बात करें तो आज के रोज़ भी मुकम्मल बंद रहा। यहाँ पे आज सुबह के टाइम भी दुकानें नहीं खुली यहाँ पे और बिल्कुल बंद रहा। कारोबारी सरगर्मियाँ एकदम ठप रही यहाँ पे। और अगर स्कूल्स के हवाले से बात करें तो स्कूल का भी आज के दिन स्टाफ आया था, ताहम जो बच्चे घर हाजिर थे स्कूल से। जी मुनज़्ज़ा। जी बिल्कुल। और कम्युनिकेशन के लिहाज से क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं? क्योंकि बताया जा रहा था कि 27 को हो सकता है कि BSNL जिनके पास है वो उनके फ़ोन जो है फिर से रिस्टोर हो सकते हैं। जी मुनज़्ज़ा, उम्मीद यही की जा रही है कि आज रात को या कल सुबह जो BSNL का पोस्ट पेड है वो सर्विसेज यहाँ पे रेस्टोर की जाएंगी। जहाँ तक हमारी जो मोबाइल ऑपरेटर्स है यहाँ पे उनसे हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि हालांकि अभी तक उनके पास कोई मैसेज ऐसा आया नहीं है, ताहम जो खबरें उड़ रही हैं उसके हवाले से इससे पहले उनसे कहा गया था कि वो अपने जो सिस्टम्स हैं उनको रेडी रखें, जो टावर्स वगैरह है उनको ऑपरेटेबल रखें, ताकि जो जब ये इसकी सिग्नल मिल जाए और मोबाइल फ़ोन्स को यहाँ पे रेस्टोर किया जाए। सरकार का साथ में ये भी कहना है कि BSNL पोस्ट पेड को कुछ दिन चलने के बाद ही जो बाकी टेलीफोन सर्विसेज है, जिसमें मोबाइल ये जियो आता है या एयरटेल आता है या बाकी वोडाफोन वगैरह आते हैं, तो उनको भी धीरे धीरे रेस्टोर किया जाएगा। जो इंटरनेट के हवाले से अगर हम बात करें तो अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि शायद 2G सर्विसेज हैं वो कुछ दिनों में बहाल हो जाएँ और फिर कुछ देर तक 2G सर्विसेज यहाँ पे चालू रहेंगी। हालांकि जो कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट्स है जैसे फेसबुक है या ट्विटर है, उन पे शायद पाबंदी रहेगी। तो कुल मिला के ये देखा जा रहा है कि जूं यहाँ पे हालात में सुधार हो रहा है, उसके चलते ही यहाँ पे ये इकदाम उठाए जा रहे हैं। हालांकि लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है इस वजह से, जो टेलीकम्युनिकेशन कंटिन्यू ठप है यहाँ पे। खासतौर स्टूडेंट्स जो हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियाँ कर रही हैं, उनको इंटरनेट ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फॉर्म्स फिलअप करने के लिए उनको रियासत से बाहर का रुख करना पड़ता है, रियासत से बाहर जाना पड़ता है मामूली सा एक फॉर्म फिलअप करने के लिए। अगर पढ़ाई के हवाले से करें, पढ़ाई भी उनकी इफेक्ट हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर जो उनके ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह होते थे वो इंटरनेट से ही चलते थे, तो इंटरनेट के ठप रहने की वजह से वो भी काफ़ी सारा उससे भी काफ़ी सारा असर पड़ा है जो यहाँ की पढ़ाई है लोकल। जी मुनज़्ज़ा। जी बिल्कुल परवेज, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने कहा है कि पीएम मोदी ने कश्मीर पर अपना मौक़िफ़ साफ तौर पर जाहिर किया है। जनूबी एशिया के लिए अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की टॉप अफसर एलायंस वेल्स ताहम कहा है कि अमेरिका चाहता है कि नई दिल्ली कश्मीर में जल्द बंदिशों में नरमी लाए।
उन्होंने कहा कि अगर दोनों फरीक राजी हो तो अमेरिका कश्मीर पर सालसी के लिए तैयार है। एलाइज वेल्स ने कहा कि पीएम मोदी ने यह साफ किया कि वो कश्मीर मसले पर किसी भी किस्म की सालसी नहीं चाहते हैं। वेल्स ने कहा कि हमें उम्मीद है कि हिंदुस्तान कश्मीर में जल्द ही बंदिशों को हटा देंगे और साथ ही गिरफ्तार अफराद को भी रिहा किया जाएगा। वेल्स ने कहा कि अमेरिका को कश्मीर में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों और आम लोगों पर आयद बंदिशों पर तशवीश है। उन्होंने हिंद पाक के बीच मुज़ाकरात पर जोर दिया ताकि मसले का हल निकल आए। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर के ओहदे के लिए वोटिंग का आगाज हो गया है। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान अजहरुद्दीन भी मैदान में है। मुकाबला सहरुखी है, मगर अहम मुकाबला 2 ग्रुपों के दरमियान होगा। गुज़िश्ता इंतखाबात में भी अजहरुद्दीन ने पर्चे नामजदगी दाखिल किया था। बीसीसीआई की जानिब से क्लियरेंस न मिलने के सबब अजहरुद्दीन इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले पाए थे। अब जबकि बीसीसीआई ने अजहरुद्दीन को क्लियरेंस दे दिया है, इस बार इंतखाबात में अजहरुद्दीन की कामयाबी यकीनी है। वोटिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। शाम 7 बजे वोटों की गिनती होगी। हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनीस, आपसे जानना चाहेंगे, वोटिंग शुरू हो चुकी है, क्या कुछ रुझान देखने को मिल रहे हैं? देखिए मुअज़्ज़ा, अजहरुद्दीन का जो पैनल है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि वो इन इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेंगे। खासतौर पर अजहरुद्दीन जो सदर के ओहदे के लिए मुकाबला कर रहे हैं, उनके मुकाबले में जो 2 उम्मीदवार हैं वो ज्यादा जो है मजबूत नहीं समझे जा रहे हैं। खासतौर पर अजहरुद्दीन का जो रुतबा है और जो उनका तजुर्बा है, उसको देखते हुए यही समझा जा रहा है कि अजहरुद्दीन बासानी ये मुकाबला जीत जाएंगे। जो इससे पहले अजहर के जो मुखालिफिन ग्रुप थे वो भी यही चाह रहे हैं जी इनका मुकाबला बतौर सदर जीत जाए, क्योंकि काफी जो एसोसिएशन है वो उसमें काफी मसाइल का शिकार है। तो सबको यही ख्वाहिश है कि अजहर आए और जो है हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन को परेशानियों से निजात दिलाएं। और यहाँ पर हैदराबाद में जो क्रिकेट का जो फरोग है, ये समझा जा रहा है कि वो एक तरीके से थम सा गया है। तो अजहर आए और जो है उसको बाहर निकालें। जी, और कब तक नताइज सामने आ जाएंगे? देखिए मुनज़्ज़र, 3 बजे तक जो है ये पोलिंग होगी, रायदही होगी। तो ये समझा जा रहा है कि 5 बजे तक जो है वाज़ेह तौर पर मालूम हो जाएगा कि किस पैनल ने कामयाबी हासिल की और अजहरुद्दीन को जो है वो जो मुकाबला वो किस तरह का उन्होंने किया है। जी बिल्कुल अनीस, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। आज ईडी के सामने शरद पवार रजाकाराना तौर पर हाजिरी को लेकर एनसीपी कारकुनान एहतजाज कर रहे हैं। मुंबई ईडी दफ्तर के सामने एनसीपी कारकुनान जमा हो गए हैं। मुंबई ईडी ऑफिस के अतराफ दफा 144 नाफिज कर दिया गया है। एनसीपी सरबराह शरद पवार आज बिलाड इस्टेट में वाक़े ईडी के दफ्तर में दोपहर 2 बजे रजाकाराना तौर पर हाजिर होने वाले हैं। ईडी ने एनसीपी सरबराह पर महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में घपले का इल्जाम लगाया है। इसी दरमियान वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह मामला बॉम्बे हाई कोर्ट के हुक्म पर दर्ज किया गया है और इसमें हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। और ईडी के अधिकारी बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं। अगर पवार साहब पे जो आरोप अरोरा नाम का व्यक्ति लगा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी संघ का कार्यकर्ता है। कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है। ऐसी कोई घटना भी 20 साल में नहीं है कि पार्टी के लोगों ने हिंसक कोई आंदोलन किया हो। हमें लगता है पुलिस सरकारी दबाव में है। कहना यह है कि अगर आपने बुलाया नहीं, ऐसा लग रहा है, तो ये सारे जो अखबारों में, सारे मीडिया में ये खबर कैसे आई, ये किसने लीक की, क्या वो गलत है? अगर मीडिया के द्वारा किसी को मालूम पड़ रहा है कि उसके ऊपर कुछ इल्जाम है, तो वो व्यक्ति जरूर जाएगा कि भाई क्यों मेरा नाम आ रहा है, क्या बात क्या है, और पूछने में हर्जी क्या है। और आपने अगर बुलाया नहीं था तो ये नाम जो है लीक कैसे हुआ भाई? लीक नहीं करना था, आपको चुपचाप रहना था, मगर आपने जो है नाम लीक किया। इसलिए सारा मीडिया तो झूठा नहीं है, सारा प्रिंट मीडिया झूठा नहीं। किसी ने तो भी ये सुना होगा, किसी को तो ये दिखाया गया होगा, तभी तो ये बात बाहर आई है। बहुत बड़े पैमाने में कल से रात से ही लोग निकल के
पवार साहब के समर्थन में मुंबई आने की कोशिश कर रहे हैं और उन सारे लोगों को अटकाव करने की कोशिश और व्यवस्था सरकार ने निर्माण की है। हर हाईवे पे लोगों को अटकाया जा रहा है। पवार साहब कोई भी कोऑपरेटिव संस्था के डायरेक्टर नहीं होते हुए भी उनके ऊपर जानबूझ के ईडी ने जो गलत ऐसा आरोप लगाया है, उसके लिए पवार साहब ईडी को जाके ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करने वाले हैं और अगर वो उनको जाके बताने की कोशिश करने वाले हैं तो उनके समर्थन में लाखों लोग मुंबई आना चाहते हैं और आ रहे हैं। हम सारे लोगों को इतनी ही विनती कर सकते हैं कि कोई दंगा धूपा करने की जरूरत नहीं, इतने बड़े पैमाने में आने की भी आवश्यकता नहीं है और उनको आने से रोकने वाली व्यवस्था को भी हम कहना चाहते हैं कि कोई दंगा धोपा हमारे समर्थन नहीं करेगा। क्या सरकार दबाव की रणनीति कर रही है? दबाव की रणनीति कर रही है। हुकुमशाही व्यवस्था इस देश में अब निर्माण हुई है। आज ईडी के सामने शरद पवार रजाकाराना तौर पर हाजिर होंगे। शरद पवार ने अपने हामियों से ईडी ऑफिस के सामने जमा न होने की अपील की है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घपले मामले में ईडी ने शरद पवार पर मामला दर्ज किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ईडी को मुलजिमों के खिलाफ मामला दर्ज करने का हुक्म दिया था। एफआईआर में बैंक के साबिक चेयरमैन, साबिक नायब वजीर आला अजीत पवार का नाम भी शामिल है। आज शरद पवार की ईडी के सामने रजाकाराना तौर पर हाजिर होने को लेकर शिवसेना तर्जुमान संजय रावत ने कहा है कि शरद पवार महाराष्ट्र के एक कदावर लीडर हैं। ईडी को सोच समझकर कदम उठाना चाहिए था। चुनाव है महाराष्ट्र में, ऐसे में आप शरद पवार जी को इस मामले में घसीट लिया। सबका कहना है कि जो बैंक का कुछ जो गड़बड़ सामने आई है उसमें उस वक्त शरद पवार का कोई संबंध नहीं था। पवार साहब ना पावर पे थे, पवार साहब ना उस बैंक के कोई डायरेक्टर थे ना मेंबर थे। हाँ, उनके लोग हो सकते हैं पार्टी के, ये तो ऑल पार्टी बैंक है। ये तो सबको 70 डायरेक्टर्स को नोटिस भेज दिया है। लेकिन अगर आप बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।